नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। फिर से एक नया मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। देखिए, आइए इनके डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को और बहुत सारी चीज़ें नई सीखने वाले हैं। देखिए, आइए दी ओरिजिनल नेम ऑफ महाभारता इज। महाभारत का मूल नाम क्या है बच्चों? हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि महाभारत का मूल नाम क्या है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो महाभारत का जो मूल नाम है वो है जय संहिता। महाभारत का मूल नाम क्या है बच्चों? जय संहिता नाम है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। विश्व का क्या है बच्चों? ये सबसे बड़ा ग्रंथ है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, विश्व का ये सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसमें 1 लाख से अधिक क्या है, इसमें श्लोक हैं। दुनिया का कई लोग इसे ऐसे बोल देते सर ये काल्पनिक है, ऐसा है, बहुत सारे थ्योरम्स इसके बारे में बता रहे। तो मैं आपको उनको साफ तौर पे एक चीज़ बताता हूँ। आप कोई भी एक नोवेल लिखिए, लगभग 300-400 उसमें कैरेक्टर होने चाहिए। इसमें तो हज़ारों कैरेक्टर हैं, सारे एकदम सटीक तरीके से मैच आते हैं। सारे कैरेक्टर्स के हमें एविडेंस मिलते हैं, सभी चीज़ें आज हमें देखने को मिल रही हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं ये सारी चीज़ें काल्पनिक रही होंगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें इवेंचुअली ये क्या थी, ये विद्वान थी उस समय पर, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, जो महाभारत समय के जो जगह थी उनका नाम परिवर्तन करते हम चले गए। तो महाभारत की बात करूं तो 1000 से श्लोक हैं। वेद व्यास जी ने इसको लिखा था, ठीक है। महाभारत में लगभग 1 लाख से अधिक श्लोक है बच्चों। कितने हैं? 1 लाख से अधिक श्लोक है। लिखी कितने सी? वेद व्यास जी ने लिखी थी बच्चों। वेद व्यास जी ने महाभारत को लिखा था। इसमें श्री कृष्ण के अवतार, यानी कि ये जब लिखी जाती है त्रेता युग द्वापर युग की कहानी है ये, द्वापर युग। और द्वापर युग में किसने अवतार लिया था? द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। ये किसके रूप थे? भगवान विष्णु के ये रूप हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। वॉइस क्लियर है? मैं वॉइस को एक बार क्लियर कर लेता हूँ कि कभी कभी क्या होता है, वीडियो चल रहा होता है और वॉइस क्लियर नहीं होता है। तो महाभारत, ठीक है, इसका वास्तविक नाम जो है वो है जय संहिता, ठीक है। इसमें 2 कुरु वंश हैं बच्चों। 2 कुरु वंशों की, 2 परिवारों की लड़ाई है। 2 कुरु वंश हैं, ठीक है, उसके बारे में लड़ाई है, ठीक है। हस्तिनापुर, जगह का नाम क्या है? हस्तिनापुर। ये मेरठ के पास आज भी है हस्तिनापुर। और इसमें जो कैरेक्टर होते हैं, युधिष्ठिर सबसे बड़ा होता है। युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़ा होता है। पांडव के जो पुत्र होते हैं उनमें सबसे बड़ा होता है पांडवों के पुत्र, ठीक है। और दूसरी तरफ होता है दुर्योधन। दुर्योधन किनका पुत्र होता है? धृतराष्ट्र का पुत्र होता है। धृतराष्ट्र का क्या होता है बच्चों? ये पुत्र होता है। ये इन दोनों में लड़ाई चलती है और आखिर ये युद्ध जो चलता है पूरे 18 दिन तक चलता है। महाभारत का जो युद्ध है वो 18 दिन तक चलता है और इसमें पांडवों की विजय होती है। इसमें क्या होता है? पांडवों की विजय होती है। और श्री कृष्ण इसी समय पर गीता का ज्ञान देते हैं। इसी समय क्या करते हैं बच्चों? श्री कृष्ण गीता का ज्ञान देते हैं। क्या करते हैं? गीता का ज्ञान देते हैं। ये बात ध्यान रखिए। किसको देते हैं? अर्जुन को देते हैं। अर्जुन को देते हैं। ये बात आप लोग यहां से सारे बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसे पंचम वेद भी लोग कहते हैं महाभारत को, ठीक है। महाभारत से बहुत सारे ऐसी जगह हैं हम जहाँ बहुत सारा सीख सकते हैं। अपनी जीवन के जो प्रॉब्लम आती हैं उनसे लड़ सकते हैं। उनके बारे में सिनेरियो को देखकर उनसे कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखने का प्रयास, डिसीजन मेकिंग, बहुत सारी चीज़ें इसके माध्यम से हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जय संहिता। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जय संहिता। भूस्थैतिक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, वो पश्चिम से पूरब घूमता है। कैसे घूमता है बच्चों? पश्चिम से पूरब घूमता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, वेस्ट टू ईस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है? पानी का घनत्व सर्वाधिक जो होता है वो 4 डिग्री टेम्परेचर पर होता है। पानी का घनत्व सर्वाधिक
किस पे होता है बच्चों? 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? डी आंसर अपना हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है बच्चों 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। विश्व जनसंख्या दिवस विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई। ठीक है। अब जब पॉपुलेशन की जब बात आती है, सेंसस की जब बात आती है, तो सेंसस में बहुत बड़ी चीज़ें जानने का हम प्रयास करते हैं। आज देखिए, पहली बार जो सेंसस के हमें एविडेंस मिलते हैं, पहली बार जनगणना कब होती है बच्चों? किस में हमें देखने को मिलता है? हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? ऋग्वेद में हमें सारी चीज़ों को पहली बार देखने को मिलता है, ऋग्वेद। ठीक है। उसके बाद हमें मध्य भारत आता है, हमें चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी देखने को मिलता है। ठीक है। अब जब मॉडर्न वर्ल्ड विश्व की जब बात आती है, ठीक है, मॉडर्न विश्व की जब बात आती है, आधुनिक विश्व में पहली बार जनगणना, फर्स्ट टाइम सेंसस, पहली बार यानी कि फर्स्ट टाइम सेंसस ठीक है ना। पहली बार जनगणना कहाँ पे होती है? स्वीडन में होती है। कहाँ पे होती है बच्चों? स्वीडन में होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, स्वीडन में होती है। और पहली बार दशकीय जनगणना पहली बार दशकीय जनगणना, दशकीय बोले तो डिकेडियल सेंसस, पहली बार दशकीय जनगणना कहाँ होती है बच्चों? ये होती है अमेरिका के अंदर। किस देश में होती है? अमेरिका के अंदर ये जनगणना होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंग्लैंड में पहली बार जनगणना कब होती है, तो इंग्लैंड में पहली बार जनगणना 1801 में होती है। इंग्लैंड में फर्स्ट टाइम जो सेंसस होता है वो 1801 में होता है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में पहली बार जो सेंसस होता है 1872 में होता है। कौन करवाता है? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा ये जनगणना संपन्न कराई जाती है। संपूर्ण भारत में नहीं हुई थी, उन्हीं क्षेत्रों पे हुई थी जहाँ पर अंग्रेज यहाँ पे राज कर रहे थे। 1872 से जब आगे चलते हैं तो 1881 में जनगणना होती है लॉर्ड रिपन के समय पर। किसके समय पर होती है बच्चों? लॉर्ड रिपन के समय पर होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। लॉर्ड रिपन के समय पर क्या होती है? जनगणना होती है 1881। उसके बाद कंटिन्यू हम लोग जनगणना में पार्टिसिपेट करते हैं। 1881 के बाद फिर 1891, ठीक है, 1901, फिर 11, 21 जो आता है, यानी 1921 जो आता है, इसे ग्रेट डिवाइडिंग ईयर बोला जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग ईयर बोला जाता है, यानी कि महान विभाजक वर्ष, महान विभाजक वर्ष बोला जाता है कि इस बार जनसंख्या भारत की क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फिर उसके बाद 1931 में चलते हैं। 1931 में जब हम चलते हैं तो 1931 में आखिरी बार जातिगत जनगणना होती है। आखिरी बार क्या होता है? जातिगत जनगणना होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। फिर ऐसे करके कंटिन्यू चलते जाते हैं, कंटिन्यू चल जाते। स्वतंत्रता के बाद जो पहली जनगणना होती है, स्वतंत्रता के पश्चात, तो इस जातिगत जनगणना को हम कास्ट एजियम सेंसस बोलते हैं। ठीक है जी। स्वतंत्रता के बाद जनगणना होती है। स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना, होती है। और भारत में जो आखिरी बार जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी, डिजिटल थी। ये जो जनगणना होती है, आखिरी जनगणना थी भारत में। आज 2025 चल रहा है, ठीक है। उससे पहले जो जनगणना हुई थी 2011 की जनगणना हुई थी। भारत जनसंख्या के पॉइंट से भारत जनसंख्या में दूसरे पायदान पर था। जनसंख्या में सेकंड पायदान पर था बच्चों। कौन से पायदान पर था? सेकंड पायदान पर। फर्स्ट पे कौन होता है बच्चों? पहले पायदान पर चाइना होता है। पहले स्थान पर कौन? पहले पायदान पर
चाइना होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। अभी हम बहुत सारा डाटा ऐसे देखते हैं जिसमें देख पाते हैं कि भारत फर्स्ट पोजीशन पर आ चुका है, लेकिन हम जो डाटा को सही मानेंगे वो 2011 के डाटा को हम लोग सही मानेंगे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर अगर स्टेटों की बात की जाए तो अगर आपसे पूछ ले कि भैया ये बताओ कि सर्वाधिक एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो एरिया वाइज स्टेटों की जब बात आती है तो सबसे बड़ा कौन है बच्चों, तो सबसे बड़ा है राजस्थान जिसमें अपन लोग निवास करते हैं, और सबसे छोटा कौन सा है, गोवा, ठीक है। जनसंख्या की जब बात आती है तो हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है बच्चों, यूपी में है। हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है, यूपी में। अगर डेंसिटी की बात आए तो बिहार में है। हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ पे बच्चों, बिहार में है। हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है, यूपी में है। और लिटरेसी की बात आए तो हाईएस्ट लिटरेसी कहाँ पे है, केरल में है। हाईएस्ट सेक्स रेशो कहाँ पे है, केरल में है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो हमें याद रखने हैं बच्चों, ये सारे के सारे फैक्ट हमें यहाँ से याद रखने हैं, ठीक है। अभी जो जनगणना हुई है वो 15वीं जनगणना है 2011 की, 15वीं जनगणना थी जो 2011 में कराई गई थी, ठीक है। उस टाइम के जो रजिस्ट्रार जो होते हैं वो रजिस्ट्रार कौन होते हैं बच्चों, रजिस्ट्रार जो कि निगरानी का कार्य कर रहे होते हैं। रजिस्ट्रार कौन थे, चंद्रमौली जी थे। 2011 की बात कर रहा हूँ मैं, चंद्रमौली। जो डिपार्टमेंट जनगणना करवाता है भारत में, जो मिनिस्ट्री मंत्रालय जो जनगणना कराता है वो मंत्रालय कौन सा है, तो वो है बच्चों होम मिनिस्ट्री। वो कौन सा है बच्चों, होम मिनिस्ट्री। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, यानी गृह मंत्रालय के द्वारा भारत में सेंसस कराया जाता है। किस डिपार्टमेंट के द्वारा कराया जाता है बच्चों, गृह मंत्रालय के द्वारा जनगणना कराई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं और इसकी बात अपन करते हैं। क्लियर है, वॉइस क्लियर है ना, ठीक है बॉस, वॉइस क्लियर होनी चाहिए कि कभी कभी क्या होता है तो भूल जाते हैं तो ऑफ हो जाती है, ठीक है। आइए, पर्यटल स्थल अरक्कू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का निकट स्थित है, किस शहर के निकट है, तो यह है विशाखापट्टनम। किस शहर के बच्चों, विशाखापट्टनम। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमसे यही पूछा गया है कि अरक्कू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में किस शहर के पास स्थित है, वो कौन सा है, विशाखापट्टनम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एकॉस्टिक विज्ञान ध्वनि से संबंधित होता है। एकॉस्टिक जो विज्ञान है वो किससे संबंधित होता है बच्चों, वो साउंड से रिलेटेड होता है। ये बात ध्यान रखना, एकॉस्टिक किससे रिलेट करता है, तो वो साउंड से रिलेट करता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, क्लोज इकोनॉमी का ये मतलब होता है कि बच्चों हम लोग कोई भी चीज़ विदेश मतलब दूसरे देश से बात नहीं करेंगे। कैसे, जैसे मैंने कहा ये इंडिया है, मैंने क्या कहा ये कि इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। तो अभी एक तरफ है दूसरा देश, कोई अमेरिका मान लेते हैं, ये है एक तरफ है अमेरिका, ये क्या बना दिया मैंने, अमेरिका बना दिया बच्चों, ये है अमेरिका यानी कि यूएसए, और एक तरफ हमारा भारत है इंडिया। इंडिया कोई भी अपना व्यापार इसके साथ नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि अमेरिका किसके साथ नहीं करेगा, इसके साथ नहीं करेगा। मतलब कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट देश के बाहर नहीं होगा, बस इस बाउंड्रीज के अंदर ही होगा। मतलब कि कहना क्या चाह रहे हैं कि आयात और निर्यात देश के मध्य में ही होगा, आयात और निर्यात नहीं होगा। आयात और निर्यात पर क्या लगा दी जाएगी, रोक लगा दी जाएगी। आयात निर्यात पर रोक लगा दी जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है, क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, आयात और निर्यात बंद कर दिया जाना। आयात और निर्यात क्या कर दिया जाना, बंद कर दिया जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 1527 में जो युद्ध होता है वो किस किस के मध्य खानवा का युद्ध होता है बच्चों। आओ, तो खानवा का जो युद्ध लड़ा जाता है बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा जाता है। बाबर और राणा सांगा के मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है 1527 में, और एक 1526 में भी युद्ध हुआ था। 1526, ठीक है, फरगना तो 1494 में होता है। हम बात करेंगे बाबर और राणा सांगा के बारे में, ठीक है। क्या कारण रहे, किस वजह से युद्ध हारे गए, वो सभी चीज़ों के परिणामों के बारे में हम लोग बात करेंगे। 1526 सबसे पहले तो पानीपत का पहला युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम
युद्ध, ठीक है ना। अब 1527 में युद्ध होता है खानवा का, खानवा का युद्ध होता है। और खानवा का युद्ध जो होता है बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है, बाबर वर्सेज राणा सांगा के मध्य ये युद्ध होता है बच्चों। अब बात समझिएगा, ठीक है। राणा सांगा इसको हार जाते हैं, राणा सांगा क्या करते हैं, हार जाते हैं। इनके शरीर पर 80 घाव लग जाते हैं। कितने घाव लगते हैं, 80 घाव लगते हैं। पहली बात, इनको ले जाया कहाँ जाता है, इनको दौसा ले जाया जाता है, ठीक है। यहाँ से ये लड़ रहे थे, लेकिन इनके जो सेनापति होते, बाकी जो लोग होते ले जाते। राणा सांगा के साथ जो लोग थे कई विश्वासघात करते हैं। क्या करते हैं, विश्वासघात करते हैं। बीच युद्ध में बाबर के साथ हो जाते हैं। बीच युद्ध में क्या होता है, विश्वासघात करते हैं। और बीच युद्ध में क्या हुआ था, तो बीच युद्ध में बाबर किसके साथ मिल जाते हैं, बाबर के साथ मिल जाते हैं। बाबर ने जो नीति अपनाई थी वो तुगलमा नीति थी, तुगलमा नीति थी। इसने तोपों का प्रयोग किया था, तोपों का प्रयोग किया था। इसने घोड़ों का यूज किया था, और अपने वालों ने किसका किया था, घोड़ों का। इधर वालों ने किसका किया, अपने वालों ने, भाई ये बढ़ गए हाथियों से, इन्होंने युद्ध किया हाथी से, ठीक है ना। अब ये सारी चीजें इनके कारण और परिणाम रहे, विश्वासघात होना, बीच में बीच युद्ध के साथ छोड़ देना, ठीक है, बाबर के साथ जुड़ना लोगों का, और हाथियों का यूज किया जाना, ये सारे थे जो अपने राणा सांगा साहब हार जाते हैं, ठीक है। ये कहाँ के राणा थे, यानी कहाँ के थे, ये मेवाड़ के राजा थे, मेवाड़ के राजा थे, ठीक है। दोनों ही युद्ध कर रहे थे, मतलब कि सत्ता के लिए, जो लड़ रहे थे सत्ता। अब आपको बता दूं, बाबर आता है ऐसी जगह से, बाबर, ठीक है। बाबर को 1494 में फरगना का राजा बनता है, छोटी सी जगह है, ठीक है। फरगना के बाद काबुल का बनता है। तो ये क्या होता है इसके साथ, जब ये फरगना को कंट्रोल करता है तो कहां पे विद्रोह हो जाता है, काबुल में विद्रोह होता है, और काबुल को संभालता है तो फरगना में हो जाता है। तो ये छोटी सी चीजों को संभाल नहीं पा रहा था। ये जहां से आता है, अफगानिस्तान से जब आ रहा था, तो वहां पे है बहुत ज्यादा पहाड़, वहां पे जो क्या थे, पहाड़ थे, ठीक है। समतल तो क्षेत्र थे ही नहीं, वहां पे समतल क्षेत्र नहीं थे। जब बाबर ने पहला कदम भारत में रखा तो भारत में इसको मिली समतल जमीन, भारत में समतल जमीन मिली। भारत में क्या मिली इसको, समतल जमीन मिली। जब इसकी सेना ने जो समतल जमीन को देखा ना, तो उनका दिमाग खराब हो गया, बोला भाई ऐसी जमीन भी होती है क्या? क्योंकि ये लोग सारे, आज अफगानिस्तान में आप लड़ाकू देखो, सारे लोग कहाँ पे लड़ रहे हैं, पहाड़ियों में, बड़े बड़े पहाड़ों के मध्य लड़ रहे हैं। लेकिन जब वहाँ के लोगों ने यहाँ पर आके जो समतल क्षेत्र देखे, तो उनका दिमाग ऐसे हिल गया कि भाई ऐसे समतल क्षेत्र भी है या नहीं। तो देखा तो बोला भाई इधर तो अलग ही से लोग दूर दूर तक दिखाई दे रहे। तो अफगानिस्तान में उस समय पर क्या होता था, बाबर की सेना ने ज़्यादा दूर तक क्षेत्र देखे ही नहीं थे। जब उनको लगा कि भाई अपन यहीं सेटल हो जाते हैं, तो खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था कि भाई देख लो, अब करो या मरो, अगर तुम उसी जमीन पे वापस लौटना चाहते हो तो देख लो, उसी जमीन पे आप वापस लौटना चाहते हो तो देख लो, नहीं तो आप यहाँ पे लड़ो। तो जिहाद का नारा भी देता है बाबर, क्या देता है, जिहाद का नारा भी देता है। रीजन क्या था कि अगर वापस गए तो उन्हीं जमीनों पे रहना है, खाने पीने की दिक्कत है। एक्चुअली ये खाने पीने की तलाश में निकला था बाबर, कोई ऐसा कोई महान व्यक्ति भी नहीं था, ठीक है ना, खाने पीने की तलाश में निकलता है ये, ठीक है। वो कई बोलते हैं इनविटेशन दिया गया था, वो सारी चीजें हैं जो बाबरनामा में हमें देखने को मिलती है, बाबरनामा में हमें देखने को मिलती है। बाबरनामा में दो लोगों का इसने जिक्र भी किया है, एक तो कृष्णदेव राय केडीआर, ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसने जिहाद का नारा दिया था खानवा के युद्ध में, उसके बाद चंदेरी का युद्ध लड़ा इसने, ठीक है। तो वो बाकी बात है, इस युद्ध की जो कहानी है वो इतनी है। फिर इसके बाद हम देखने को हमें क्या मिलता है, बाबरनामा। तो बाबरनामा में हमें क्या देखने को मिलता है वो भी समझ लो आप। तो बाबरनामा में इसकी खुद की किताब है, मतलब खुद की डायरी थी, एक्चुअली किताब नहीं है, ये डायरी है, ठीक है। ये स्वयं के बारे में है, इसके स्वयं के बारे में है। तो कोई व्यक्ति जब स्वयं के बारे में खुद लिखेगा, गलत थोड़ी ना लिखेगा, मैं विक्टिम हूं, मैंने गलत किया, मैंने लोगों पर अत्याचार किया, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं लिखता है, ठीक है। तो बाबरनामा ने दो लोगों का जिक्र किया, एक तो किया केडीआर, कृष्णदेव राय सबसे शक्तिशाली राजा इसको बताया है। कृष्णदेव राय को क्या बताया है, सर्वशक्तिशाली, शक्तिशाली किसको बताया है, कृष्णदेव राय को, ठीक है ना। और राणा सांगा को अच्छा लड़ाकू बताया है, राणा सांगा को अच्छा लड़ाकू बताया है, लड़ाकू अच्छे हैं,
ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये बाबरनामा में 2 व्यक्तियों का जिक्र किया है बाबर ने, ठीक है ना। बाबर के बाद मुगल एम्पायर बढ़ने लग जाता है, 1526 में ये लोग आते हैं, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूसली इनका दबाव होने लग जाता है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। खानवा का युद्ध जो होता है बाबर और सांगा के बीच में ये होता है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इब्राहिम लोदी राणा सांगा ऐसा नहीं था, बाबर और सांगा के बीच में होता। उसके बाद मुगलिया एम्पायर की नींव, मुगल साम्राज्य की नींव रखी जाती है, मुगल साम्राज्य की नींव रखी जाती है। उसके बाद राजपूताना कमजोर हो जाते हैं। कोई भी एक युद्ध नहीं होता है राणा सांगा के बाद जो दिल्ली से डायरेक्ट लड़ा हो, बड़ा युद्ध हुआ हो, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अकबर के दरबार में यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज था राल्फ फिच। कौन था बच्चों? राल्फ फिच। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। राल्फ फिच 1585 में मिलता है, फतेहपुर सीकरी में मिलता है। कब मिलता है बच्चों? 1585 में फतेहपुर सीकरी में मिलता है। ये बात भी अपन को यहां से याद रखनी है, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट, देखो अकबर। अकबर के बारे में भी जान लो, जैसे मैं अपन ने हुमायूं पढ़ा भी, ठीक है। हुमायूं के आगे जब हम चलते हैं, हुमायूं के बाद पहले पढ़ा हमने बाबर, फिर उसके बाद हुमायूं आता है, और हुमायूं के बाद कौन आता है? अकबर। अकबर का देखरेख 2 व्यक्तियों पर था। एक कौन था? महामंगा, ठीक है ना। अब एक व्यक्ति और रहता है, इसका मुझे अभी नाम अभी करबर नहीं आ रहा है मेरे माइंड में अभी, ठीक है। और वो बहुत बड़ी लेजेंड व्यक्ति होते हैं, ठीक है। उनका कार्यकाल, इसका महामंगा का इनकी मृत्यु के बाद होता है 1560 से लेकर 1562 तक कार्यकाल रहता है। अभी माइंड में नहीं आ रहा है, रिकॉल नहीं हो पा रहा है बस नाम। 1562 इनका कार्यकाल रहता है। और 1556 में पहली बार जो लड़ना सिखाया, वो कौन सिखाया? बहरम खां। अभी याद आ गया मेरे को, बहरम खां। क्या नाम था? बहरम खां। ये इसके शासनकाल में बहरम खां, ठीक है। बहरम खां की वाइफ का नाम क्या था? सलीमा बेगम। बहरम खां की वाइफ का क्या नाम था? वाइफ सलीमा बेगम, ठीक है। और बेटे का क्या नाम था? अब्दुल रहीम खाने खाना, रहीम खाने खाना, ठीक है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। अब्दुल रहीम खाने खाना अकबर के नवरत्नों में थे, अकबर के नवरत्नों में थे। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, ठीक है। महामंगा को इसे पेटीकोट शासन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पेटीकोट शासन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बच्चों? पेटीकोट शासन कहा जाता है। अकबर से जब आगे हम चलते हैं तो 1562 में विवाह हो गया था हरकाबाई से, तो इसने दास प्रथा समाप्त की, तीर्थकर हटाए, दास प्रथा समाप्त की, दास प्रथा समाप्त की। जजिया कर को 1564 में समाप्त किया, जजिया कर को समाप्त किया। तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है। फिर दीन इलाही बनाता है, इबादत खाना बनवाता है। तो ऐसे इन्होंने कार्य किए, किसने? अकबर ने। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। अकबर का बेटा कौन रहता है बच्चों? सलीम, ठीक है। और सलीम किस नाम से फेमस होता है? जहांगीर के नाम से फेमस होता है, ठीक है। इसका बेटा होता है खुर्रम, जो शाहजहां के नाम से फेमस होता है, शाहजहां। और इसका बेटा औरंगजेब होता है, औरंग इसको बोला जाता है। ये बात आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा, ठीक है जी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है, ढंग से पढ़ना, नहीं तो गलत कर दोगे तुम लोग। इस ऐसे क्वेश्चन होगा ना, आप ऑप्शन से करने का ट्राई किया करो। जैसे बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल है तमिलनाडु में। बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पे है? तमिलनाडु में। बृहदेश्वर टेम्पल है तमिलनाडु में। दिलवाड़ा लिंगराज टेम्पल पाओ सीधे तुम तो, उड़ीसा। और दिलवाड़ा कहाँ पे है? राजस्थान में। लो, सिंपल सी बात थी। अब देख लो कहाँ पे मिल रहा है, तो ये बन रहा है ये आंसर। आसान बात थी, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन पूछा गया था आपसे ये तो, ठीक है। जब टेम्पल्स की बारी आती है तो बच्चों कुछ टेम्पल्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ। जैसे टेम्पल्स की जब नाम आते हैं तो टेम्पल्स में सबसे नाम देखो, सोमनाथ गुजरात में है। सोमनाथ कहाँ पे है बच्चों? गुजरात में है। द्वारकाधीश गुजरात में है, ठीक है। आगे लिखो आप लोग, जगन्नाथ ओडिशा में है,
लिंगराज, ओडिशा में है। जगन्नाथ हो गया, लिंगराज हो गया, कोणार्क लिखो, ओडिशा में है। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे टेम्पल है, जैसे कि मैं आपको उससे कहूं खजुराहो, दिलवाड़ा, खजुराहो है एमपी में, दिलवाड़ा है राजस्थान में, खाटू श्याम जी कहाँ पे है, राजस्थान में है। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो हमें यहाँ से याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। पूना पैक्ट किस किस के मध्य होता है? पूना पैक्ट किस किस के मध्य होता है? तो पूना पैक्ट जो होता है गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के मध्य होता है। गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य होता है, बाबा साहब अम्बेडकर के मध्य। अब यहां पे इनके पूना पैक्ट हुआ क्या था? एक्चुअली क्या होता है, दलित हिंदुओं की वोटिंग अलग होगी, दलित और हिंदुओं को अलग अलग करने का प्रयास। ये मतलब है तो एक ही लोग, अब इनको क्या बोला भाई तुम अलग अलग हो, तो गांधी जी ने कहा भाई हम एक हैं, हम ऐसे अलग नहीं हो सकते हैं। तो इसके बातें करने के लिए वोटिंग राइट्स अलग नहीं मिले, तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी अम्बेडकर पूना पैक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, पूना पैक्ट करते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अंग्रेज एक नए समाज में बांटने की तैयारी में थे, लेकिन भारतीय गांधी जी ने और अम्बेडकर जी ने ऐसा नहीं होने दिया। ये बात आप लोग ध्यान रखना, गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य ये समझौता होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए, कौन सा राज्य कॉफी उत्पादन में अग्रणी है? तो वो कर्नाटक है। कौन सा राज्य है बच्चों? ऐसा राज्य है जो कॉफी सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो वो है कर्नाटक। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ, उस राज्य का नाम बताओ फटाफट से। उसका राज्य का नाम है तेलंगाना। राज्य का नाम क्या है बच्चों? तेलंगाना। ठीक है, आइए चलते हैं। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। कर्नाटक की क्या है? बेंगलुरु है। ठीक है ना। केरल की क्या है? तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, और तमिलनाडु की क्या है? चेन्नई है। ये सारी चीजें आपको यहां से याद रखनी है। सारी की सारी चीजें क्या रखनी है बच्चों? यहां से आपको याद रखनी है। चलिए आगे आइए कि निम्न में से किस समूह में केवल बायोडिग्रेडेबल वस्तु हैं? हमसे ये पूछा जा रहा है कि भैया किस में, इतना ही बता दो हमें। तो लकड़ी, घास, प्लास्टिक, प्लास्टिक यहाँ गलत आ गया। ठीक है ना। फूल, लकड़ी, घास, चमड़ा, हाँ ये है। फूल, गुद्दा, नीम, चाइना, क्ले, नींबू रस, ये है अपना आंसर। आंसर क्या कर देंगे? लकड़ी, घास और चमड़ा। ठीक है ना। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। निम्न में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? एल्कोहल, ईथर, जल, पारा। इन सब में से अगर पॉइंट किया जाए तो कौन सा है? पारा। मरकरी सबसे अच्छा है बच्चों। ठीक है जी। चालक और कुचालक, और चालक इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या होगा? चालक वो मरकरी। अदरक एक उदाहरण है। अदरक किसका उदाहरण है? मॉडिफाई स्टेम का है, तने का है ये। मॉडिफाई किसका बच्चों? स्टेम का है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना। ठीक है जी। चलें कि आगे एक बार चलते हैं, आइए आगे चलते हैं। निम्न में से कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है? रागी, अंडा, दूध, चावल। चावल, रागी भी है, अंडा भी है, दूध भी है और चावल। चावल कार्बोहाइड्रेट का है अच्छा स्रोत। तो ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो आंसर कर देंगे हम चावल। निम्न में से कौन नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो ग्रेफाइट किया जाता है। कौन सा किया जाता है? ग्रेफाइट किया जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? निम्न में से कौन राजकोषीय नीति को बनाता है? अब आपसे पूछा जा रहा है कि भैया राजकोषीय जो नीतियां बनाई जाती हैं, आरबीआई के द्वारा बनाई जाती हैं, वित्त मंत्रालय के द्वारा बनाई जाती है, सेबी के द्वारा बनाई जाती है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा नीतियां ये बनाई जाती हैं। ये बात ध्यान रखना, गलती से लोग आरबीआई करके आ जाते हैं। ठीक है, वित्त मंत्रालय के द्वारा। वित्त मंत्रालय के मंत्री साहब कौन है अभी? वो है निर्मला सीतारमण। ठीक है ना। ये बात आप लोग ध्यान रखना। आरबीआई की स्थापना कब होती है बच्चों? 1935 में। ये बात अपन को यहाँ से ध्यान रखना। ये सभी बैंकों को रेगुलेट करने का काम करता है। ये सेंट्रल बैंक कहा जाता है भारत का। ये केंद्रीय बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है। ये बात आप लोगों को यहाँ से याद रखनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा प्रस्तुत की थी। भारत में पहली बार जो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा प्रस्तुत की जाती है पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, इनकी बेटी होती है इंदिरा गांधी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, उनके फादर कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू। हाँ, एक और चीज, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन होती हैं? इंदिरा गांधी। कौन होती हैं भैया? इंदिरा गांधी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन होता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन होता है 1952 में होता है। कब होता है बच्चों? राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन होता है 1952 में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आयरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे चुना गया? तो मनीष गुप्ता को चुना गया। किसको चुना गया बच्चों? मनीष गुप्ता को चुना गया। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ठीक है, आयरलैंड में पहले नेक्स्ट एम्बेसडर को चुना गया। आपसे पूछ ही सकता है भैया, कोई वो नहीं है, कुछ भी आ सकता है। हाल ही में कौन सा देश IUCN का सबसे नया सदस्य बना है? तो आर्मेनिया। 2025 अक्टूबर में बना है आर्मेनिया। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, हाल ही में ये सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आंसर करते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या है आंसर। कैथोलिक बहुल लैटिन अमेरिका में कौन सा देश कानून के माध्यम से इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला देश बन गया हुआ है? उरुग्वे। कौन सा देश बना है? उरुग्वे। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। ज्योति सुरेखा वेनम ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कांस्य पदक कहां जीता है? तो ये जीता है चाइना में, नानजिंग चाइना में जीता है। कहां पे जीता बच्चों? नानजिंग चाइना में इन्होंने ये जीता है। ड्रैगन बॉल में गोकू के प्रसिद्ध स्वर अभिनेता को जापान के पहले सांस्कृतिक प्रतिभावान व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया गया, वो है मसाको नोजावा। कौन है बच्चों? मसाको नोजावा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ऐसे करके हमने 25 क्वेश्चंस का सोल्यूशन करा। वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों दोस्तों को सबसे ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।